तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बार देखें तो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट हम लोगों ने जो की है, हम लोगों ने सुपरवाइज लर्निंग में मशीन लीनियर रिग्रेशन पढ़ा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है, कोड देख लिया था उस पर, पॉलिनोमियल रिग्रेशन पढ़ा हम लोगों ने, क्रॉस वैलिडेशन देखा हम लोगों ने। फिर फिर हमने एक केनन एल्गोरिथम देखी है जो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग, और ये हमारा लीनियर रिग्रेशन क्या, रिग्रेशन प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम हम लोगों ने देख ली है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग प्रॉब्लम्स अगर आए, पहली बात तो ये ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, और ये जब आती हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है। ये हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा। क्योंकि लॉजिस्टिक लॉजिस्ट कैनन भी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, लेकिन इंडस्ट्रीज में ये कैनन यूज नहीं होता है। ये खाली एक लर्निंग पर्पस के लिए एक कैनन एल्गोरिथम मैंने क्लासिफिकेशन का बताया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो ये भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो ये हम लोग का इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो हम लोगों ने ये देखा था, पूरा इसका इंट्यूशन देखा था, किस तरीके से काम होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोगों ने देखा था। फिर इस पर टेक्निक देखी थी हम लोगों ने। अगर मेरे पास ओवर फिटिंग हो रही है, अगर मॉडल में, अगर मैंने कोई मॉडल बनाया है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, वो मेरे पास था। अगर रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हम लोग ने देखी। फिर हम लोग ने देखा है कि हमारे मॉडल्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो ऐसे पैरामीटर्स जो हम ट्रेनिंग के टाइम देते हैं, उसको हम खुद से चेंज कर सकते हैं, खुद मैनुअली देते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपर पैरामीटर। और ऐसे हाइपर पैरामीटर को, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जहां ओवर फिटिंग को वो रोके और अंडर फिटिंग को रोके, उस तरीके को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किसके थ्रू हम लोग ने देखी थी? ग्रिड सर्च सीबी के थ्रू। हम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भाई परफॉर्मेंस हम लोग को देखने के लिए हमारे पास कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिसेस थी। ठीक है, तो एक्यूरेसी थी। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास ये था कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये मुझे ये बताता था कि आप, अगर 70% मेरी एक्यूरेसी आई है, मेरा मॉडल ये तो बता रहा है कि आप 70% सही हो, लेकिन कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये बताती है कि आप 30% कहाँ गलत हो। वो भी तरीका देखा। फिर हमने फीचर स्केलिंग देखा कि हाँ, हम लोग को स्केलिंग एक ज़रूरत होती है, एक, है ना। मेरे पास डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्केल्स पे रहते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या कहता है कि मुझे सारे फीचर्स एक सेम स्केल पे ला के दो, तो मैं एक अच्छी एक्यूरेसी निकाल के दूंगा। तो हम हमने स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में मैक्स एरर ये भी देखा। फिर प्री प्रोसेसिंग भी हम लोगों ने देखा, दोबारा देखा, डेटा प्री प्रोसेसिंग के कुछ एसक्यूएल लर्न के टेक्निक्स जो मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट है, वो भी देखी। फिर हमने फीचर सिलेक्शन देखा। कौन से फीचर्स हम लोग को लेने चाहिए, कौन से फीचर्स हम लोग को नहीं लेने चाहिए, उसका भी कोड देखा था हम लोगों ने। ये सारी चीज़ें जो मतलब एक मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने में रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने देखी हैं। ठीक है। तो हम लोग ने, एक मिनट, हम लोग ने सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग हम लोग ने क्या देखा था? सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता था, मेरे पास मशीन होती थी, कोई बॉक्स है, उसमें मैं इनपुट भी देता था और आउटपुट भी देता था, और मशीन मुझे एक मॉडल जनरेट करके देती थी। ठीक है, उसको हम लोग ट्रेन कराते थे। डॉट फिट मेथड एक्सक्यूएल से लेके एक्स और वाई से ट्रेन कराते थे, जो कि मेरा एक्स इनपुट था और वाई मेरा आउटपुट था। ये मेरी बात थी सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग में मेरे पास
क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती है। क्लासिफिकेशन में हम लोग ने देखा KNN देखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा। रिग्रेशन में क्या देखा हम लोग ने? लीनियर रिग्रेशन देखा। अभी हम लोग और भी देखेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है, डिसीजन ट्री भी होता है। अभी हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। अब मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या बताया था? अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग के पास खाली इनपुट ही होते हैं, मेरे पास कोई आउटपुट नहीं होता है। वी डोंट हैव एनी आउटपुट हियर। आउटपुट बोल लो, टारगेट बोल लो, लेवल बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मेरे पास क्या होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में, इस टेक्निक में मेरे पास खाली इनपुट्स होते हैं। तो कोई ऐसे डेटा सेट्स जिसमें मेरे पास लेबल्स हैं ही नहीं, उस टाइप के डेटा सेट्स पे हम अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक लगाते हैं। ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग, इस अनसुपरवाइज लर्निंग में मेरे पास एक एल्गोरिथम आती है जो कि बहुत फेमस है, वो है के मींस क्लस्टरिंग। ये एल्गोरिथम होती है, ये मेरी अनसुपरवाइज लर्निंग में इंपॉर्टेंट है। और भी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग की बात करूं अगर मैं, तो मेरे पास होता है, टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग की बात कर रहा हूँ, पार्टीशन मेथड, दूसरा होता है हायरार्किकल मेथड्स, तीसरा होता है डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। जो मेरा पार्टीशन मेथड होता है ना, उसमें आता है के मींस क्लस्टरिंग। जो मेरा हायरार्किकल में होता है, उसमें हम डेंडोग्राम का कंसेप्ट यूज करते हैं, और इसमें डेंसिटी बेस्ड प्लान। अच्छा ठीक है, तो अभी हम खाली इसी की बात करेंगे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं के मी अगर मैं बात करूं हायरार्किकल की, तो हायरार्किकल भी होता है कि यार, लाइक दीज मेथड्स डस हायरार्किकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेटा सेट। और उसमें भी एग्लोमेरेटिव मेथड आता है, डिविजिव मेथड आता है ना। तो एक अप्रोचेज है, ये भी एक अप्रोचेज है कि नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है आपको, उस तरीके से आपको क्लस्टर्स बनाने हैं। काम क्लस्टरिंग का ही होगा। ठीक है। तो हम हायरार्किकल है और बाकी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है। तो ये है ना। ठीक है। अभी हम देखते हैं के मीन्स का, देखते हैं ये।
अब के मीन्स क्लस्टरिंग होता क्या है यहाँ पे। के एक मेरा हाइपर पैरामीटर है, जिसको मुझे मैनुअली देना पड़ता है। ठीक है, तो मैनुअली देना पड़ता है ट्रेनिंग से पहले, बिफोर ट्रेनिंग। ये हमें डिसाइड करके देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं ये भी देखेंगे कि यहाँ पे के कैसे लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्निक होती है एल्बो टेक्निक। एक एल्बो मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा के कितना होगा, मेरे क्लस्टर्स कितने होंगे, कितने क्लस्टर्स मुझे बनाने हैं। चलो ठीक है, पहले तो बात करते क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग ये बोलता है, क्लस्टरिंग इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा टू फाइंड हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग इन डेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये समझो, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक मिनट, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। ये मेरे पास डेटा सेट है, जो ये डिनोट कर रहा है, ये मेरे पास कैट की इमेजेस है। जो ये डिनोट कर रहा है, ये मेरे पास डॉग की इमेजेस है। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझो। अब मेरे पास कुछ आउटपुट नहीं, मेरा कुछ, ये मेरे पास दो चीजें हैं जो कि मुझे डिफाइन कर रहा है। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरे पास कैट की इमेजेस अलग हो जाए और डॉग की इमेजेस भी अलग हो जाए। ऐसा मैं कौन सा काम करूं। इसमें सर पार्टीशन। ये मेरे पास कैट्स की इमेजेस हैं, ये मेरे पास डॉग की इमेजेस हैं। हाँ, मतलब पार्टीशन वही मैं बता रहा हूँ कैसे क्या है। ऐसा मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऐसा हो जाए। तो यही मेरे क्लस्टर्स होते हैं। मेरा जो के मीन्स एल्गोरिथम है, ये एक ऐसी एल्गोरिथम है कि ये एक पैटर्न फाइंड करेगी। अगर मैं कैट को लाके खड़ा कर दूं आपके सामने, तो आपसे पूछूं कि कैट है कि डॉग है, आप कैट कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि कुछ कैट के फीचर्स होते हैं, डॉग के कुछ अलग फीचर्स होंगे। अगर मैं ईयर्स की बात करूं, उनके एकदम इस तरीके से होते हैं और बहुत अलग अलग फीचर्स होते हैं। एक ह्यूमन फेस की बात करूं और एक किसी एनिमल फेस की बात करूं, तो बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो डॉग के फीचर्स है ना, ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। तो ये लिखा है, यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा टू फाइंड हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग इन डेटा। ये सारी प्रॉपर्टी जिसकी सेम डॉग की है उसके क्लस्टर्स बना लेगा और ये रख लेगा, और जो कैट की प्रॉपर्टीज है उनको ग्रुप करके ये रख लेगा। तो ये मेरा काम के मीन्स करता है। मेरा ये डेटा सेट ऊपर वाला था, मेरे पास ऐसा हो जाएगा डेटा सेट।
ये क्या होगा, चलो मान लो भी ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये मैंने ग्रुपिंग कर ली, मेरे डॉग का है, मेरे कैट का है। कोई मैं नया इमेज दूंगा ना, कहीं एक न्यू इमेज दूंगा, न्यू इमेज ऑफ कैट दूंगा ना, तो मैंने यहाँ दिया, मैं यहाँ नहीं दिया, मैंने कहीं दिया, तो मान लो कहीं भी आ गया, ये कैट है ना, तो इसके फीचर्स इससे मैच करते हैं ना, तो ये इसमें असाइन हो जाएगा, इस क्लास में। ये कैट की क्लास है, ये डॉग की क्लास है अगर, तो ये फिर हमारी कैट की इमेज हो गई। इस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करती है। तो किस तरीके से करती है काम, देखते हैं। केमी सबसे पहले क्या करती है ये काम, सबसे पहले करती है इनिशियलाइज के सेंट्रोइड्स। मेरे पास डेटा सेट होगा, मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं अगर, सबसे पहले क्या करेगी, के सेंट्रोइड्स बनाएगी। आपको के की वैल्यू कितनी भी लेनी है, चाहे अगर 2 लेनी है, के इक्वल टू 2 करोगे, तो ये रैंडमली कहीं भी इनिशियलाइज कर देगी के की वैल्यू। मान लो ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू, ऐसे क्लस्टर्स बनाने हैं ना, तो क्लस्टर्स के लिए मुझे के डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ। सबसे पहला ये हो गया कि हमें ये इनिशियलाइज करना पड़ता है के कितना होना चाहिए। दूसरा, सेलेक्ट एट रैंडम के पॉइंट द सेंट्रोइड्स, वही मतलब है, रैंडमली हम, ये रैंडमली असाइन हो जाएगा डेटा सेट्स में, कहीं भी जाके पोजीशंस कहीं भी ले लेगा, ठीक है। सबसे पहले के की वैल्यू लेंगे, उसके बाद रैंडमली वो कहीं भी अपनी पोजीशंस ले लेगा डेटा सेट में। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है साइन ईच डेटा टू नियरेस्ट सेंट्रोइड, दिस स्टेप विल क्रिएट क्लस्टर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे जब दो चीजें आ गई हैं, दो सेंट्रोइड आ गए हैं, तो अपने आप ही ये बनाना शुरू कर देगा क्लस्टर्स। उसके इस सेंट्रोइड के पास जो भी पॉइंट्स होंगे, उसको वो क्लस्टर्स बनाना शुरू कर देगा। क्लस्टरिंग फॉर्मेशन। चौथे की बात करें, कंप्यूट एंड प्लेस न्यू सेंट्रोइड्स ऑफ ईच क्लस्टर। ये पॉइंट असाइन करेगा, पॉइंट असाइन करेगा ये, ठीक है। पहले तो डिस्टेंस देखता है कि कौन सी पास है, फिर पॉइंट्स असाइन करेगा, फिर क्या करता है ये, फिर ये अपनी पोजीशंस चेंज करता है, एक एवरेज निकालता है ये। अभी मैं ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ये रीअसाइन करेगा, रीअसाइन ईच पॉइंट टू द न्यू क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये बार बार न्यू क्यों आ रहा है, ये न्यू क्यों आ रहा है, ये देखते हैं, है ना। बस हम लोग रिपीट करते जाएंगे, ये पांचों स्टेप्स क्या होगा, रिपीट करते जाएंगे। रिपीट कब तक करेंगे, जब तक बैलेंस्ड ना हो जाए, बैलेंस्ड ना हो जाए।
ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली भी देखते हैं इसको। देखते मैं अगर दिखाऊं गूगल पे, एक ब्लॉग है वो, उस ब्लॉग ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये दिख रहा है, मेरा दिख रहा है ये, Yes, sir. है ना? तो ये कि किसी ने ये एक विजुअलाइजेशन बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और ये किसी ने अच्छा से अच्छा बनाया हुआ है। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये डेटा सेट है, ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, ये मेरे जो भी ना, ये मान लो कि 100 ही पॉइंट्स होंगे। तो मेरा डेटा सेट देखता हूँ, हाँ देखो ये 100 पॉइंट्स है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास क्या है डेटा। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आप डेटा पॉइंट 100 ले लो, 100, 1000 ले लो, 2000 ले लो, नंबर ऑफ क्लस्टर्स आप जितने ले सकते हो, यहाँ पे 5 है ना? तो मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 क्लस्टर्स अभी लेता हूँ, के की वैल्यू 2 लेता हूँ। देखो मैंने जब 2 लिए हैं ना, तो मेरे देखो 2 यहाँ पे क्लस्टर्स फॉर्म हो, 2 सेंट्रॉइड बन गए। ये देखो, एक तो ये है, और दूसरा यहाँ पे ऊपर, एक मिनट, ये, ठीक है, रैंडमली असाइन हो गया। दोबारा अगर रिपीट करूंगा ना मैं, तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा। देखो देखो अब कहाँ कहीं और आ गया है। अब ये है और ये है। तो पहला स्टेप क्या हुआ मेरा, कि मुझे इनिशियलाइज किए सेंट्रॉइड्स कर लिए, 2 हैं तो, और डेटा सेट में वो रैंडमली आ गए। अब देखो मैं स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, 2 हैं तो 2 क्लस्टर्स बनेंगे। अब यहाँ जो काम हो रहा है, ये अब देखो हो रहा है डिस्टेंस, ये पूरा ये काम करता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। एक मिनट, मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस में बता चुका हूँ, मैनहट्टन डिस्टेंस भी बताया है मैंने, और मैंने मिन कॉस की भी बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन फीचर स्केलिंग बताया था। ठीक है, उसको एक करेक्ट कर लेना, उसकी वैल्यू जो होती है ना, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि हमारा मीन 0 पे हो जाता है, और है ना स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा 1 पे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मैंने कहा भी था, देख लेना एक बार, 0 और 1 शायद बता दी थी। तो ये चीज़, इसकी वैल्यूज -1 और 0 के, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अभी फिलहाल देखो, अब मेरे 2 क्लस्टर्स बन गए, 2 क्लस्टर्स बन गए। अब देखो इसने क्या किया है, इसने 2 क्लस्टर्स बना लिए, इस सेंट्रॉइड के आसपास जो पॉइंट्स थे सारे इसने असाइन कर लिए। देखो अभी ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर मैं बोलूं, तो इसके पास नहीं है ना, क्योंकि ये इस सेंट्रॉइड के बगल में है, तो नियरेस्ट पॉइंट, तभी मैंने बोला था नियरेस्ट। मैंने क्या बोला था, असाइन ईच डेटा टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड, दिस स्टेप विल क्रिएट क्लस्टर्स। हर एक डेटा पॉइंट को उसके नियरेस्ट सेंट्रॉइड से पे असाइन कर दो। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज हो गई है, और ये डिस्टेंस के थ्रू काम हो रहा है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग में ना, डिस्टेंस का बहुत, डिस्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब स्टेप 2 करते हैं, क्या करता है देखो। अब ये सेंट्रॉइड क्या करेगा ना, अब ये सारे पॉइंट से एवरेज ले लेगा और डिस्टेंस सबकी इक्वल करेगा, देखना, और रीअसाइन कर देगा सारे पॉइंट्स को। ये देखो, इसने क्या किया, सारे पॉइंट से एक एवरेज निकाला और एक सेंटर बनने, ये एक पॉइंट सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है। और इधर भी ऐसा ही काम हो रहा है। अब देखो, अब क्या काम होगा। अब फिर से रीअसाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, ये देखो ये डेटा पॉइंट है अगर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, हाँ अब ये डेटा पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालूं और इसकी यहाँ से डिस्टेंस निकालूं, ज्यादा किसकी है, इसकी है। नियरेस्ट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो ये दोबारा इसके में साइन हो जाएगा, यही प्रोसेस चलेगा। अभी दिखाता हूँ, देखो, ये देखो हुआ। जो जो पॉइंट्स जो जो पॉइंट्स इसके पास में है वो दोबारा रीअसाइन होंगे। अब देखो ये रीअसाइन हो गए पॉइंट्स, अब फिर से ये एवरेज सारे पॉइंट्स निकाल के फिर से ये सेंटर पे आएगा। ये देखना, ये देखो, और फिर से रीअसाइन होंगे। जितनी बार ये सेंटर पे आएगा उतनी बार, अगर जब तक बैलेंस ना हो जाए तब तक ही देखो। अभी बैलेंस हो गया, अब नहीं हो रहा है कुछ। ये हाँ, यहाँ पे मेरे दो क्लस्टर्स बन गए हैं। मान लो कि मेरे पास कैट और डॉग था, कुछ भी, कैट और डॉग तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास हाँ कुछ ऐसे दो चीजें हैं जिनका पैटर्न मेरे के मींस एल्गोरिथम ने ढूंढ लिया है। चलो अगर मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 पॉइंट लेता हूँ। अब देखो, ठीक है, इसने 3 अपने आप बना लिए। अब वही सब काम होगा, वो सेंटर में आएगा फिर ये साइन होगा, सेंटर में आएगा ये साइन होगा, ऐसे ही काम चलेगा। देखो देखो, जब तक नहीं होगा तब तक बैलेंस ना हो जाए। 5 ले लो, देखो 5 बना। जब तक ऐसा देखो तब तक वही काम होगा, वही स्टेप्स चलेंगे, रिपीट होता रहेगा सब कुछ काम। देखो 5 क्लस्टर्स बन गए। अब ये हमको डिसाइड करना पड़ता है कि के की वैल्यू कितनी हो। तो ये के की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है, वरना मेरा ओवर फिटिंग भी हो सकता है। तो के की वैल्यू ऐसी रहनी चाहिए कि अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ना हो। तो इसके लिए भी मेरे पास आता है एक एल्बो मेथड आता है। एल्बो मेथड टू चूज ऑप्टिमल ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अभी हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। तो ये चीज समझ में आई। ये एक लिंक है, ये देखना, इस पे लिंक पे देखना। ये लिंक एक है, एक एक आइडिया होगा किस तरीके से अंदर काम हो रहा है एल्गोरिथम में। ये चीज ये चीज समझ में आई। Yes, sir. ये चीज है, पूरा यही स्टेप्स है जो कि काम करता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, मेरे पास एक डेटा सेट दिया हुआ था, ठीक है। मेरे पास डेटा सेट दिया हुआ था, उसमें पहले ये देखना है कि मुझे कितने क्लस्टर्स बनाने हैं और के की वैल्यू फिर कितनी होगी। हम लोगोंने क्या देखा, मेरे पास एक डेटा सेट था,
उसमें पहले ये देखना है कि मुझे कितने क्लस्टर्स बनाने हैं और के की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग ने ये डिसाइड करना होता है। डेटा सेट्स दिया रहता है, फिर हम रैंडम पॉइंट्स रख देते हैं, मतलब रैंडम पॉइंट्स सेंट्रॉइड्स। हम लोग ने रैंडमली वो बार बार रैंडमली असाइन हो जाता है कहीं भी डेटा सेट में, ये रैंडमली असाइन हो जाएगा। अगर मान लो के की वैल्यू मैंने 4 ली, तो मेरे पास 4 सेंट्रॉइड्स रैंडमली डेटा सेट में असाइन हो जाएंगे। सबके नजदीक वाला पॉइंट अकॉर्डिंगली सेंट्रॉइड में असाइन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था, जिस ये जो 4 सेंट्रॉइड्स होंगे, इनके आसपास ये मान लो 4 सेंट्रॉइड ऐसे ऐसे, इनके पास जो पॉइंट होगा वहां से क्लस्टर बनाएगा, इसके यहाँ बनाएगा, इसके यहाँ बनाएगा, इसके यहाँ बनाएगा। तो इसके आसपास जो भी पॉइंट्स है उनसे वो क्लस्टर्स बना लेगा। अब मेरे 4 क्लस्टर बन गए। हर क्लस्टर का नया सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देखा था अगर इसके पॉइंट्स इसके पास में है तो वो दोबारा क्लस्टर्स बनाता है, एक नया सेंट्रॉइड पोजीशन चेंज करता है। तो इसका पूरा, और जब वो नया बन जाएगा फिर सारे पॉइंट्स को रीअरेंज करते रहेंगे जब तक मेरे पास एक बैलेंस्ड ना हो जाए काम। ठीक है, सेंट्रॉइड चेंज करते रहेंगे हम लोग। विल कीप ऑन चेंजिंग द सेंट्रॉइड्स। ये तो मान लो कि के की वैल्यू हम लोग ने क्या ली थी, के की वैल्यू 2 ली थी, और मेरे पास एन डेटा पॉइंट्स इतने 100 थे। तो पहले ये 2 सेंट्रॉइड रैंडमली डाल देता था डेटा सेट्स में, क्लस्टर बना देता था 2 का। उसके बाद अपने ये दोनों हर क्लस्टर्स में सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकाल के सेंट्रॉइड में इसके पॉइंट्स अपने आप असाइन हो जाते थे, है ना। तो ये और उसके आसपास भी कोई पॉइंट्स होते थे, रिपोजिशन करते हैं, ये रिपोजिशनिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिपोजिशनिंग ऑफ पॉइंट्स। ये काम होता था। तो ये सारा काम होता है, ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो ये काम एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है। अब देखो, अब मेरे पास एक चीज होती है। अगर मुझे के फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिए, के मैंने 3 लिए, तो मानो मेरे पास 3 क्लस्टर्स बनेंगे। पहला क्लस्टर ऐसा होगा, ये मेरे पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स हैं। अभी दूसरा डेटा पॉइंट्स मैं ऐसे कहता हूँ, तीसरा डेटा पॉइंट मैं ऐसे ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक मान लो एक केस है, एक पहला केस है। केस दूसरा देखते हैं, मेरे पास ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा ऐसे भी क्लस्टर्स बन सकता है, इस ये भी केस हो सकता है। तो मेरे ये ध्यान दो कि मेरे जो केस 1 और केस 2 में क्लस्टर्स जो बने वो डिफरेंट पोजीशंस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से भी आ रहा है, इस तरीके से भी आ रहा है। मुझे क्या पता कि मेरे कौन से क्लस्टर्स बेस्ट बने हैं, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। हो सकता है मेरी इस क्लस्टर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो, इसकी कम अच्छी हो, और ये भी हो सकता है अपोजिट भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्या है, तो इसको फिक्स करने के लिए मेरे पास आता है के मीन्स, ये आता है। ये बोलता है इट मीन्स लाइक
स्मार्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ सेंट्रोइड्स। ठीक है, बाकी सब सेम होता है, जितनी भी हम लोग ने एल्गोरिथम देखी है ना, पूरा ही है। बस हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, बस ये इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, बस मेरा रिजल्ट जो भी है ना वो डिफरेंट ना मिले हमें। ये हमें एक स्मार्ट इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग कोड में देखेंगे फिलहाल, थ्योरेटिकल में ये चीज है। बाकी बाकी हम लोग देखते हैं एल्बो। एल्बो टेक्निक जो भी होती है ना, ये कंसेप्ट यूज करती है कि कैसे डिसाइड करें कितने क्लस्टर्स हमें चाहिए। तो एक टेक्निक होती है WCSS, ये टेक्निक यूज करता है। ये होता है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। ये फॉर एग्जांपल मान लो अभी मेरे पास ये एक सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस ले रहा है। तो ये क्या करता है, हर पॉइंट से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस निकालेगा। मतलब डिस्टेंस कैसे निकालेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू। ये बता चुका हूं मैं पहले। और फिर स्क्वायर कर देगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही सभी सभी के साथ डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर करेगा और सबका निकाल के एवरेज कर देगा। तो इसी को बोलते हैं VCSS। ये मेरा एवरेज निकाल देगा। मान लो मेरे पास 10 पॉइंट का एवरेज करके ये बता देगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है, एक चीज होती है। अगर मेरा नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, नंबर ऑफ क्लस्टर्स अगर मेरे पास बढ़ रहे हैं तो मेरा WCSS कम होगा। ये चीज हम लोग अपने कोड में देखेंगे कल। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे कल, देखेंगे कि कैसे होता है। अगर मेरे क्लस्टर्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्लस्टर्स 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, तो मेरे जो इसकी WCSS की वैल्यू है ना, वो डिक्रीज होती जाएगी। और हमको ये नहीं चाहिए, हमको एक ऐसी, है ना, ठीक है, तो हम लोग को एक ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए होगी कि मेरे WCSS की एक ऐसी वैल्यू हो जहाँ पे मेरा जो क्लस्टर बन रहा हो वो वैल्यू इतनी कम नहीं होनी चाहिए। कल हम देखेंगे इसका डायग्राम इस तरीके से कुछ आता है। एल्बो होती है ना, एल्बो, हम लोग की एल्बो सडन आएगा, सडन इस तरीके से डिक्रीज, Yes. इस तरीके से भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा, हाँ, कब ऐसे आए, फिर थोड़ा सा ऐसे हो, फिर ये पूरा ऐसे करके ऐसे। एक एल्बो, जहां पे मेरी एल्बो टर्न हो रही होती है ना, वो पॉइंट हम लोग के का ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 ले लें। ये मेरा WCSS चलता है, इसकी वैल्यू चलती है, और ये मेरा क्लस्टर्स होता है। देखो इसकी वैल्यू, मेरे क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। क्लस्टर 2 पे देखो इसकी वैल्यू हाईएस्ट है। तो कल हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, रीजन देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, थ्योरी यही थी।
के मींस क्लस्टरिंग किस तरीके से काम करता है, क्लस्टर्स किस तरीके से फॉर्म करता है, हिडन पैटर्न्स मैं बात कर रहा था ना, कैट और डॉग में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो सेपरेट कर लेता है, किस तरीके से काम करता है, ये चीज इस तरीके से काम करता है। चलो एक एप्लीकेशन की बात करूं अगर मैं, कि मींस क्लस्टरिंग की एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये एक चीज दिख रही है, हाँ, मेरा गूगल दिख रहा है। Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि के मीन्स कैन बी अप्लाइड टू डेटा दैट है स्मॉलर नंबर ऑफ डायमेंशंस। पहली बात है कि डायमेंशंस, देखो हमारा क्या डिस्टेंस का खेल है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि मेरी डायमेंशंस जो भी है ना, वो या तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए मॉडल को, इम्पोर्टेंट नहीं तो हमें वो रिमूव करना पड़ता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, तो टेक्निक होती है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट कंपोनेंट एनालिसिस। ये पूरा इसकी ये एनालिसिस टेक्निक है जो कि डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करती है, तो इस चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी मेरे पास न्यूमेरिक होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस ये चीज़ें हैं। तो देखो ये कस्टमर सेगमेंटेशन, कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। इंश्योरेंस फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग जो टेक्निक यूज करते हैं, के मींस कस्टम, उसमें से हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास डेटा सेट जो होते हैं ना, मतलब वही है, इसमें कुछ एक आउटपुट नहीं है, ये बस क्या करता है, इतने सारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स को देख के मेरे कुछ पैटर्न्स बना के दे देगा। अब जैसे मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ अब न्यूज़ टुडे। अब देखो मेरे पास इस पेज पे देखोगे ना, इस वेब पेज पे देखो, मेरे पास सारी न्यूज़ ही है खाली। ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूज़ टुडे डाला तो मुझे, एक मिनट, मैंने न्यूज़ टुडे डाला तो मुझे कुछ म्यूजिक के बारे में बता रहा है, या मुझे कोई ट्रांजैक्शन दिखा रहा, मतलब ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो गूगल का सर्वर है ना बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे डेटा है, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ ये डालने के बाद मुझे एक कुछ क्लस्टर्स होगा न्यूज़ का, तो वही उठा के यहाँ पे दिखा रहा है। अब वेबसाइट्स देखो, ये है इंडिया टुडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से उठा के ये ला के मुझे दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इसने क्लस्टर्स बना के रखे होंगे ना, इंडियन एक्सप्रेस का बनाया होगा, एनडीटीवी का बनाया होगा, तो मान लो कि मेरे पास ये बहुत बड़ा सर्वर है और एक छोटा सर्वर है जिसमें एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, इंडियन एक्सप्रेस, तो के मीन्स लगाने के बाद मुझे, मैंने अपने मेरे डेटा जो इधर उधर थे, ये सेम प्रॉपर्टीज, इसका पैटर्न सेम है, म्यूजिक का पैटर्न सेम होगा, बैंक्स ट्रांजैक्शन का पैटर्न सेम होगा, तो इस तरीके से क्लस्टर्स बना के, और मुझे जो चीज़ें मुझे देखनी है मैंने यहाँ पे डाली, मुझे तो यहाँ पे के मीन्स क्लस्टरिंग काम कर रहा है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे इस वर्ल्ड में, हम लोग सुपरवाइज लर्निंग पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ये चीज़, हमारे पास क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में ज़्यादा काम है। कहीं आप जाओगे तो कहीं लोग कुछ कहते हैं कि आप, ऑब्वियसली मेरे पास, हमारे पास डेटा बहुत सारा है, डेटा तो वैसे हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन लेबल्ड नहीं है। लेबल्ड मतलब हाँ, हमें लेबलिंग नहीं मिलेगी हमें, और सारा खेल है डेटा, डेटा के साथ ही है, डेटा से ही शुरुआत होता है। तो कुछ एप्लीकेशन है, हर हर चीज़ की एप्लीकेशन है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग इसमें प्रोजेक्ट कल करके देखेंगे, प्रैक्टिकली कल पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, फिर इसको ख़त्म करके सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो मशीन लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट, फेमस बोल लो, एल्गोरिथम है। ये रिग्रेशन के लिए भी यूज होती है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होती है।
इसके बाद मेरे पास बैगिंग बूस्टिंग का कंसेप्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम यही होना है, सारे एल्गोरिथम में कुछ नहीं करना है, बस काम जिस चीज़ का अलग अलग है उस तरीके से देखना। बाकी हर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिस तरीके से मैंने बताया, किस तरीके से वो बना, किस तरीके से मैथमेटिक्स उस पर लगी हुई है, ये सब चीज़ें अनसुपरवाइज लर्निंग का देखा। बाकी तो हम लोग ने रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का देख ही चुके हैं, सुपरवाइज लर्निंग में देख चुके हैं कि वे परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं। लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ना, मेथड्स होते हैं डिफरेंट। एक होता है डाइव्स बोल्डेन, ये मेथड होता है। ये क्या करता है, ये इंट्रा क्लस्टर सिमिलैरिटी एंड इंटर क्लस्टर डिफरेंसेस इवेल्युएट करता है कि क्लस्टर्स की सिमिलैरिटी क्या है। यहाँ पे हम लोग ये चीज देखेंगे। पहला तो ये मेथड है। दूसरा है मैं ये प्रेफर करता हूँ, ये। तो ये क्या करता है, ये मीन कैलकुलेट करता है, यानी ये कैलकुलेट मतलब जो भी कैलकुलेशंस ये करता है यूजिंग द मीन क्लस्टर डिस्टेंस यूज करता है ये। और जो भी इसके नियरेस्ट क्लस्टर्स होंगे ना, उसकी डिस्टेंसेस यूज करता है ये। अगर मैं दिखाऊं इसका, ये कर दिखाऊं, इसका फॉर्मूला ये होता है b माइनस ए, मैक्स निकालता है जो भी ए और बी में होगा। तो ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, मेरे पास स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, क्लस्टर्स, उनके लिए बहुत बेस्ट काम करता है। अगर इसको मैं देखूं, देखो यहाँ पे ये बता रहा है इसका कौन सा क्लस्टर्स कितना, इसकी कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये चीजें बता रहा है। तो इसकी भी इसकी बात मैं एकदम प्रैक्टिकल पे दिखाऊंगा किस तरीके से होता है काम। ये मेरा क्या है, ये परफॉर्मेंस चेक मेजर करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ना दो चीज है तो हमें, लेकिन हम लोग एक्सेल हाउ टू यूज करेंगे, कल देखेंगे हम लोग। टाइम हो गया अभी। ये बी ए क्या है, मैक्सिमम किस तरीके से, ये फॉर्मूला है। हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग को सीधे लाइब्रेरीज यूज करनी, मॉड्यूल्स यूज करने, पहले जिस तरीके से करते आए हैं, है ना। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में के मींस क्लस्टरिंग हम लोग ने कवर कर चुके हैं, कल प्रैक्टिकली करके पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, कोड देखेंगे, सिलाउटिंग, इन सब पे देखेंगे। तो मेरे पास एक और चीज़ आती है, ये चीज़ पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूँ। एसोसिएशन रूल आता है, हम लोग ने देखा है पहला, क्या देखा है, क्लस्टरिंग का देख लिया ना हम लोग, क्लस्टरिंग का देख लिया, एक मिनट, क्लस्टरिंग का देख लिया। उसके बाद एक एसोसिएशन रूल आता है, ये स्पोर्ट्स में नहीं है लेकिन पढ़ना चाहो तो पढ़ना, ये भी बहुत यूज होता है। अमेजोन जो है ना, वो जो हमें रिकमेंडेशन हो रहे हैं, जो हमें रिकमेंडेशन होते हैं कि आप अगर ये बाय कर रहे हो तो इसके साथ आप ये भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पीकर ले रहे हो, वो रिकमेंड करेगा कि आप अगर इसके साथ हेडफोन भी ले लोगे ना, तो हम ऑफर भी देंगे, आप ये भी ले सकते हो। उन्होंने क्या किया, अमेजोन क्या करता है, डेटा कलेक्ट करके रखता है। तो ठीक है, अगर ये स्पीकर 100 लोगों ने लिया है, तो उसमें से 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये हेडफोन भी लिया है। तो कोई भी के पास नया कस्टमर आता है ना, तो वो क्या करता है कि अगर कोई भी नया कस्टमर स्पीकर लेता है ना, तो उससे ना उस कस्टमर को ये लोग हेडफोन भी रिकमेंड करते हैं।
तो ये पूरी की मार्केटिंग हो रही है इस तरीके से, या एल्गोरिथम लगाते हैं इसी तरीके से काम कर सकता है कि जो प्रोडक्ट जिन लोगों ने ज़्यादा लिया है उस प्रोडक्ट के साथ, नया कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट वैसा लेता है तो उसको हमको वो रिकमेंड करना है, इससे मार्केटिंग भी हो रही है अच्छी और यूज़ कर रही है। तो बहुत, यही नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आज का लेक्चर? यस सर। ठीक है, फिर कल इस पे कोड करके कर दें ख़त्म, और 3-4 दिन में ये मशीन लर्निंग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद करेंगे डीप लर्निंग शुरू। डीप लर्निंग में भी टाइम लग जाए। डीप लर्निंग का मैं कोर्स दिखा देता हूँ एक बार, मैंने थोड़ा एडवांस कर दिया, ठीक है। ये हम लोग डीप लर्निंग शुरू कर देंगे 5-6 दिन में। ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने डिज़ाइन किया, थोड़ा और एडवांस में है, और बहुत सी चीज़ें नई आई हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें नई आई हैं तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे डीप लर्निंग 5-6 दिन में ही पूरा। कंप्यूटर CNN आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे शुरुआत से एकदम, हर चीज़ करेंगे। बहुत सी चीज़ें नई आई हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक बहुत सारी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो देखा होगा इमेज, हम लोग आजकल देख रहे हैं जो इमेज पे हमारे पास मीम्स आ रहे हैं ना, ये कुछ वजह से आ रहे हैं। ये पूरा न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है, इमेज कैप्शनिंग जिसे कहते हैं। अब हम लोग करेंगे काम इमेजेस पे और टेक्स्ट पे। इमेजेस के लिए आता है हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, टेक्स्ट के लिए आता है मेरे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो नई नई चीज़ें आई हैं, बर्ट आया है, ट्रांसफॉर्मर आया है, LSTM बहुत पहले से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं काम इस चीज़ों पे। अब हम लोग बहुत एडवांस जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क, बनाएंगे वेट्स की बात करेंगे, पूरा एकदम बेसिक से शुरुआत से हर चीज़ की बात करेंगे इस पे। गूगल पे हम कुछ डालते हैं, कुछ भी सर्च इंजन पे, तो हमें रिकमेंड करता है ना, वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। कल आज मैं देख रहा हूँ न्यूज़, तो बहुत सारी चीज़ें आई, न्यूज़ टुडे आएगा या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आई, तो ये कोशिश करता है कि प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि आपको सर्च क्या करना है। तो इस पे भी एल्गोरिथम लगी हुई है। RNN काम कर रहा है, RNN का कंसेप्ट काम कर रहा है। एक इमेज होगी, इमेज को मैं पेंटिंग की स्टाइल में कर दूंगा कन्वर्ट। अब पूरा ये सब का, यही सब चीजें अब आगे जाके होंगी। एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको मुझे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन। ये मशीन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, इसमें यूज हो रहा है। तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों की बात करेंगे, तो ये हम लोग शुरू करते हैं जल्दी कोर्स, ठीक है। ओके सर। चलो फिर कल मिलते हैं, फिर प्रोजेक्ट करते हैं ख़त्म इस पे। ओके सर। ठीक है फिर, ठीक है, ओके। ओके।